India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। कुतुब मीनार पर मालिकाना हक का दावा करने वाले कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह की याचिका की मेंटेबिलिटी पर सुनवाई कर साकेत कोर्ट में हुई। याची कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद के वकील ML शर्मा से याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर दलील देते हुए कहा कि सरकसर ने 1947 में बिना हमारी इजाजत के पूरा प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लिया था। साकेत कोर्ट के जज ने कहा कि सवाल यहां पर सिर्फ मालिकाना हक का है। आपके पास ना अभी कब्जा है और ना ही आप कभी कोर्ट आए। वहीं कुछ लोग वहां पर पूजा के अधिकार की मांग कर रहे हैं। महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह नामक व्यक्ति ने आगरा से लेकर मेरठ तक को अपनी पुश्तैनी जमीन बताया। उनके वकील ने 24 अगस्त को हुई सुनवाई में अदालत नहीं पहुंचे थे, जिसकी वजह से सुनवाई टल गई थी। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इन याचिकाओं का विरोध कर रहा है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 17 सितंबर को कोर्ट का फैसला आएगा। वहीं हालांकि पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद मामले पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इस याचिका में ही महेंद्र ध्वज ने पक्षकार बनने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है, जिस पर भी 17 सितंबर को ही फैसला आएगा। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर में कथित मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए दायर अपीलों संबंधी एक हस्तक्षेप याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह नामक शख्स की ओर से दायर आवेदन में गंगा और यमुना नदियों के बीच आगरा, मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर और गुड़गांव के क्षेत्रों पर अधिकार की मांग की गई है। अतिरिक्त जिला जज दिनेश कुमार शनिवार 17 सितंबर को शाम 4 बजे आदेश पारित करेंगे। ASI ने तर्क दिया कि हस्तक्षेप आवेदन इस कारण से खारिज करने योग्य है कि सिंह ने विशेष रूप से अपील भी किसी भी अधिकार का दावा नहीं किया गया है और उनके पास पक्षकार होने का कोई अधिकार नहीं है। ASI ने तर्क दिया है कि सिंह ने कई राज्यों में फैले विशाल क्षेत्रों के अधिकारों का दावा किया था। हालांकि वो पिछले 150 वर्षों से किसी अदालत के समक्ष कोई मुद्दा उठाए बिना बेकार बैठे थे। ASI ने दावा किया है कि पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने सुल्ताना बेगम नामक महिला द्वारा दायर इसी प्रकार की एक याचिका को खारिज किया था, जिसमें लाल किले पर कब्जे की मांग की गई थी। याची ने खुद को अंतरिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की विधवा बताया था। अदालत का दरवाजा खटखटाने में अत्यधिक देरी होने के आधार पर उसकी याचिका खारिज कर दी गई। आवेदक ने कहा कि हस्तक्षेप बेस्वान परिवार का करता है। वो राजा रोहिणी रमन ध्वज प्रसाद सिंह का उत्तराधिकारी है, जिसकी मृत्यु 1950 में हुई थी। आवेदन के अनुसार बेस्वान परिवार मूल रूप से राजा नंद राम के वंशज जाट हैं। उनकी 1685 में मृत्यु हुई थी। 1950 में राजा रोहिणी रमन ध्वज की मृत्यु के बाद संपत्ति उनके कानूनी वारिसों यानी 4 बेटों और 2 विधवाओं को विरासत में मिली थी। 1685 के बाद से पैतृक भूमि और संपत्ति बेस्वान परिवार में ही रही है। आवेदक ने दावा किया है कि 1947 में भारत की आजादी के बाद भारत सरकार ने बेस्वान अविभाज्य राज्य बेस्वान के साथ न कोई विलय समझौता किया, न ही कोई संधि की। मूल मुकदमे में वादी ने आरोप लगाया था कि लगभग 27 हिंदू और जैन मंदिरों को उजाड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। हालांकि सिविल जज ने ये देखते हुए वाद को खारिज कर दिया था कि वाद पर पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधानों के तहत रोक है और कार्रवाई के कारण का खुलासा न करने के कारण सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 7 नियम 11A के तहत याचिका को खारिज कर दिया गया था। सिविल जज ने यह भी कहा था कि अतीत की गलतियां मौजूदा शांति को भंग करने का आधार नहीं हो सकती हैं और अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो संविधान के ताने बाने धर्मनिरपेक्ष चरित्र को नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रकरण में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर मंगलवार की दोपहर अदालत में सुनवाई हुई। सिविल जज सीनियर डिवीजन
कुमुदलता त्रिपाठी की अदालत में दाखिल प्रार्थना पत्र पर उन्होंने सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के नियमित दर्शन पूजन भोग आरती की मांग की थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पूर्व में भी धरना प्रदर्शन कर वजूखाने में मिले शिवलिंग के नियमित पूजन अर्चन की मांग कर चुके हैं। हालांकि जिला प्रशासन के अनुरोध पर उन्होंने धरना खत्म कर अदालत का रुख किया था। अब इसी मामले में मंगलवार को सुनवाई अदालत में हुई। वहीं वादी किरण सिंह के एक वाद में ज्ञानवापी परिसर को लेकर भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में अदालत ने मुस्लिम पक्ष को कड़ी फटकार लगाई है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में उपरोक्त मुकदमे में मंगलवार की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपने अधिवक्ता के बीमार होने की जानकारी दी। बीमारी की वजह से न्यायालय से जवाब फाइल करने के लिए दोबारा समय मांगा, जिस पर न्यायालय ने फटकार लगाते हुए उन्हें 6 अक्टूबर तक का समय दे दिया। वहीं न्यायालय ने अंतिम चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि 6 अक्टूबर से उपरोक्त केस में प्रतिदिन सुनवाई प्रारंभ की जाएगी। अगर 6 अक्टूबर तक मुस्लिम पक्ष ने अपना जवाब फाइल नहीं किया तो उनका अवसर समाप्त करते हुए न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं हुए। ऐसे में कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को अगली तारीख पर अदालत आने के लिए नोटिस जारी किया। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से वाराणसी कोर्ट का सर्वे वाला आदेश दाखिल किया गया। जिला जज की अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने मंगलवार को कर्नाटक राज्य द्वारा पारित एक सरकारी आदेश के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें कॉलेज विकास समितियों को सरकारी कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की प्रभावी अनुमति दी गई थी। इस संबंध में 23 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें से कुछ रिट याचिकाएं सीधे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल की गई थी, जबकि अन्य विशेष अनुमति द्वारा अपील की गई थी, जो कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की डिवीजन बेंच के समक्ष हिजाब पर प्रतिबंध लगाने को लेकर चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सीनियर एडवोकेट यूसुफ मुछाला ने अनुच्छेद 19(1)(a) में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 के तहत जीने और स्वतंत्रता के अधिकार में पढ़े जाने वाले निजता के अधिकार और अतः कारण के स्वतंत्रता और स्वतंत्र पेशे, अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के अभ्यास और प्रचार के बीच परस्पर क्रिया के बारे में विस्तार से दलील दी। इसके बाद उन्होंने अनुच्छेद 25 में निहित 2 संबंध लेकिन अलग अलग अवधारणाओं अर्थात अतः कारण की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता की पूरकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि क्योंकि अनुच्छेद 26 जो धार्मिक संप्रदायों के लिए प्रदान करता है, कुछ मौलिक अधिकारों का आह्वान नहीं किया गया है। आवश्यक धार्मिक अभ्यास के सिद्धांत को व्यक्तियों द्वारा माने जाने वाली प्रथाओं के संबंध में सेवा में नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए न्यायालय की क्षमता पर भी ये दावा करते हुए सवाल उठाया कि न्यायिक ज्ञान के नियमों के अनुसार कर्नाटक हाईकोर्ट को एक विशेष क्षेत्र को छूने से बचना चाहिए था, जिसमें इसकी कोई विशेषज्ञता नहीं थी। मुछाला ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के एक केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अमेरिकी अदालतों द्वारा दिए गए 2 फैसलों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि हिजाब एक मुस्लिम लड़की की पहचान का आवश्यक प्रतीक है। इसके अलावा मुछाला ने तर्क दिया कि हिजाब पहनने पर प्रतिबंध अनुच्छेद 25 के तहत उचित नहीं है। इस विषय पर उन्होंने अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता की गैर विशिष्टता और पूरकता पर भी विस्तार से बताया। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि क्या ये एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है। इस सवाल पर केवल तभी ध्यान दिया जाना चाहिए था जब अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संप्रदायों के सामुदायिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया था, न कि पूर्ववर्ती अनुच्छेद के तहत व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में। विशेष रूप से उन्होंने न्यायालय से ये भी पूछा कि क्या किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 21(a) के तहत 14 वर्ष की निर्धारित आयु से अधिक शिक्षा का अधिकार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये शिक्षा ही है जिसने जीवन को सार्थक बनाया। मुछाला ने बड़े जोर से तर्क दिया कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के क्षेत्र में अतिक्रमण करके हाईकोर्ट ने अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया है। मुछाला के अनुसार ये अत्यधिक आपत्तिजनक है, क्योंकि न्यायालय अरबी में पारंगत नहीं है और न ही ये व्याख्या के सिद्धांतों से परिचित है। विद्वान असहमत हो सकते हैं, दुभाषीय असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक आम महिला एक व्याख्या को चुन सकती है और उसका पालन करने का निर्णय ले सकती है।
अदालत तब ये नहीं पूछ सकती है कि आप एक का अनुसरण क्यों करते हैं और दूसरे का अनुसरण नहीं करते हैं। हाईकोर्ट को कुरान की व्याख्या करने की कोशिश करने से बचना चाहिए था। जस्टिस धूलिया ने इस तर्क पर तुरंत आपत्ति जताई और कहा, ये आप ही थे जो कोर्ट गए और कहा कि ये एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है। आपने एक अधिकार का दावा किया। हाईकोर्ट के पास इसकी जांच करने के अलावा और क्या विकल्प था? आप खुद चाहते थे कि ये मामला 9 न्यायाधीशों की बेंच को भेजा जाए। आप जो कह रहे हैं उसका तार्किक निष्कर्ष ये है कि 9 न्यायाधीशों की बेंच भी अनिवार्यता के प्रश्न में नहीं जा सकती। आप स्वयं का खंडन कर रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद को भी सुना, जिन्होंने लंबे समय तक तर्क दिया कि हिजाब पहनना पवित्र कुरान द्वारा निर्धारित किया गया था और इस तरह अनिवार्य है। उनका तर्क था कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये दावा करते हुए निषेधाज्ञा की प्रकृति की गलत व्याख्या की थी कि वह केवल सिफारिश है, जबकि वास्तव में ये ईश्वर के वचन में प्रकट एक फरमान है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अनुच्छेद 29(1) और अनुच्छेद 51(a) के उपखंड का हवाला देते हुए कहा कि हिजाब पहनने को एक सांस्कृतिक प्रथा के रूप में संविधान के तहत संरक्षित किया जाएगा। खुर्शीद ने अनुच्छेद 29(1) पर अत्यधिक भरोसा करते हुए कहा कि यदि किसी विशेष तरीके से कपड़े पहनने या एक निश्चित तरीके से सामाजिक संदेश प्रदर्शित करने या किसी विशेष भाषा में बोलने की संस्कृति है तो ये उपरोक्त अनुच्छेद के तहत संरक्षित होगा। इस संवैधानिक प्रावधान ने संस्कृति को संरक्षित करने की मांग की, जो किसी व्यक्ति की पहचान के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई है। सीनियर एडवोकेट यूसुफ मछाला और सलमान खुर्शीद की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने मामले को 14 सितंबर को फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किशोरों को व्यसक जेलों में बंद करना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे हत्या के आरोपी द्वारा अपराध की तारीख पर दोषी को सही उम्र को सत्यापित करने के लिए प्रतिवादी राज्य उत्तर प्रदेश को उचित निर्देश देने की मांग करने वाली रिट याचिका पर विचार करते हुए कहा कि एक बार कोई बच्चा व्यसक आपराधिक न्याय प्रणाली के जाल में फंस जाता है तो बच्चे के लिए इससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। दोषी के अनुसार अपराध करने की तिथि अर्थात 10 सितंबर 1982 को वह लगभग 15 वर्ष की आयु का किशोर था। अदालत ने निर्देश दिया था कि उसकी आयु निर्धारण सिविल अस्पताल इलाहाबाद में अस्थि परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा परीक्षण के अधीन की जाए। वर्ष 1986 में ट्रायल कोर्ट द्वारा विनोद कटारा और अन्य को हत्या के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में उसकी अपील को खारिज कर दिया था। कटारा द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उक्त एसएलपी में उसने कथित अपराध किए जाने की तिथि पर उसके किशोर होने का प्रश्न नहीं उठाया था। बाद में मेडिकल जांच के बाद मेडिकल बोर्ड ने यह प्रमाणित करते हुए अपनी रिपोर्ट दी कि 10 सितंबर को यानी कि कथित अपराध किए जाने की तारीख में मेडिकल जांच की तारीख को उसकी उम्र करीब 15 साल हो सकती है। उसने यूपी पंचायत राज नियम 1970 के तहत जारी परिवार रजिस्टर के रूप में एक दस्तावेज भी मिला, जिसमें रिट आवेदन के जन्म का वर्ष 1968 के रूप में दिखाया गया है। यदि 1968 यहां रिट आवेदक का सही जन्म वर्ष है तो 1982 में उसकी आयु लगभग 14 वर्ष थी। इस प्रकार उसने रिट याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने मामले में कहा कि हम सत्र न्यायालय आगरा को निर्देश देते हैं कि वह इस आदेश के जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर कानून के संबंध में रिट आवेदक के किशोर होने के दावे की जांच करे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा मार्च 2022 में जारी विज्ञापन के अनुसार जिला जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूसरे पिछड़ा वर्ग समुदायों को आरक्षण न देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में दावा किया गया है कि आरक्षण न देना झारखंड राज्य आरक्षण नीति और अनुच्छेद 16(4) के तहत संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है। इसके अलावा ये झारखंड सुपीरियर जुडिशियल सर्विस में आरक्षण को लागू करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा पारित एक प्रस्ताव का भी अपमान है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली ने याचिकाकर्ता को झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी, ये देखते हुए कि संबंधित अधिसूचना के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता को भविष्य की नियुक्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा। बेंच ने कहा, भविष्य के लिए आप उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर कर सकते हैं। हम आपको
अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता देंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष के निर्णयों को उच्च न्यायालय पक्ष के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। आपको बता दें कि इसी तरह की अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका 2017 में उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी, जिसे अंत में खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने देखा था कि सभी पदों के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए अधिकारियों में कोई कर्तव्य निहित नहीं है, खासकर उच्च न्यायपालिका में। इसके अलावा जैसे कि नियुक्ति प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी, उच्च न्यायालय ने कहा कि वह नियमों को बीच में ही नहीं बदल सकता। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील भी खारिज कर दी गई। 2018 में झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्ण बेंच ने झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा की भर्ती के आरक्षण देने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की थी। 2021 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के अधिवक्ताओं ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जिला जजों की नियुक्ति और न्यायिक सेवा में आरक्षण नीति के क्रियान्वयन के लिए अनुरोध किया था। हालांकि मार्च 2022 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के लिए आरक्षण को शामिल किए बिना अधिसूचना जारी की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत मामले में सुनवाई हुई। सत्येंद्र जैन की ओर से कहा गया कि गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और बेनामी संपत्ति मामले की जांच में कभी गवाहों और सबूतों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की गई। सत्येंद्र जैन की तरफ से कहा गया कि सिर्फ संदेह के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि सत्येंद्र जैन किसी कंपनी में कंट्रोल कर रहे थे। 2010 में ना तो वो एमएलए ही थे और ना ही मंत्री, और बाद में आप पार्टी भी अस्तित्व में आई थी। सत्येंद्र जैन की तरफ से कहा गया कि स्वाति जैन की जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई उस पर मेरा दस्तखत नहीं है। मेरा शेयर कभी कंपनी में बढ़ा नहीं, बल्कि कंपनी में मेरा शेयर परसेंटेज कम ही हुआ है जैसे ही कंपनी वैभव जैन को मिली। हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हेराफेरी किसने की। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा है कि 2010 का एमओयू को छुपाने की कोशिश की गई है, जिसमें कहा गया है कि सत्येंद्र जैन आर्किटेक्ट के रूप में सेवा देंगे। वैभव और अंकुश जैन शेयर के दाम तय करेंगे, कंपनी के फैसले लेंगे। उन लोगों के पास कंपनी का पूरा नियंत्रण होगा। मेरी भूमिका सिर्फ आर्किटेक्ट की होगी। बीसीसीआई के संविधान में बदलाव की मांग वाली बोर्ड की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि अगर कोई महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में 2 कार्यकाल पूरे कर चुका हो तो क्या वो बीसीसीआई के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि मौजूदा नियम के मुताबिक तो यही होगा। एसजी ने कहा कि बीसीसीआई संविधान के मुताबिक कोई स्टेडियम या फिर खेल परिसर का प्रोजेक्ट बना रहा हो तो उसे पूरा करने तक भी उसे पद पर बने रहने का अधिकार नहीं होगा। उसे कार्यकाल पूरा होने पर बीच में ही पद छोड़ना होगा। इस मुकदमे में एमिकस क्यूरी मनिंदर सिंह ने कहा कि प्रशासनिक या फील्ड का अनुभव होने के बावजूद उसे बाहर बैठना होगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई है कि बीसीसीआई के नए संविधान में संशोधन की इजाजत दी जाए ताकि इसके प्रशासन के लिए तय 3 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड के प्रावधान को खत्म किया जाए। हालांकि इसके विरोध में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा माननीय बीसीसीआई के संविधान के अनुसार अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल खत्म हो चुका है। बावजूद इसके ये लोग मुकदमा लंबित होने का हवाला देकर पद पर बने हुए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय की उस फिल्म निर्माता की सहायता के लिए ठोस कदम नहीं उठाने के लिए खिंचाई की जिसने पाकिस्तान से भारत में अपनी पत्नी और बच्चों की सुरक्षित वापसी की मांग की थी। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पीके चव्हाण की बेंच ने कहा कि पिछली सुनवाई में मंत्रालय ने अपने संयुक्त सचिव से संपर्क किया था, जिनसे याचिकाकर्ता मुश्ताक नाडियाडवाला संपर्क कर सकते थे, और उसके बाद याचिकाकर्ता ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने संयुक्त सचिव से संपर्क किया था, जिन्होंने उन्हें एक अन्य प्रभारी अधिकारी को फिर से निर्देशित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बीएन चैटर्जी ने बताया कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी याचिकाकर्ता को अन्य अधिकारी से कोई जवाब नहीं मिला। पीठ ने चुटकी ली कि याचिकाकर्ता के सवाल पर मंत्रालय की ओर से कोई जवाब क्यों नहीं दिया गया, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई।
उसे मंत्रालय में एक एक करके खड़ा करने के लिए मत कहो, पीठ ने पूछा। केंद्र सरकार के वकील एडवोकेट आशीष चव्हाण ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे से तेजी से निपटने के लिए मंत्रालय को लिखेंगे। बेंच ने उनसे न केवल एक संचार को संबोधित करने बल्कि अधिकारी से टेलीफोन पर बात करने के लिए कहा। जब पीठ ने टिप्पणी की कि याचिका को प्रतिकूल रूप से नहीं लिया जाना चाहिए, तो चव्हाण ने अदालत को आश्वासन दिया कि वर्तमान याचिका को प्रतिकूल रूप से नहीं लिया जा रहा है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2015 के सिप्पी सिद्धू मर्डर केस में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस सबीना की बेटी कल्याणी सिंह को जमानत दी है। केस में जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की बेंच ने जमानत दी। सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू उर्फ सिप्पी सिद्धू राष्ट्रीय स्तर का शूटर और वकील थे, जिसकी सितंबर 2015 में चंडीगढ़ के सेक्टर 27 पार्क में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वर्ष 2016 में गृह सचिव यूटी प्रशासन चंडीगढ़ के एक आदेश के अनुपालन में मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई थी। कल्याणी को सीबीआई ने जून 2022 में गिरफ्तार किया था, जब केंद्रीय एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष अपनी पुलिस हिरासत रिमांड की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि जांच पूरी होने पर 2020 में सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट दाखिल की है और अब सीबीआई को संदिग्ध कल्याणी सिंह और अन्य की भूमिका के संबंध में आगे की जांच जारी रखने की अनुमति देने की मांग की गई है। अपनी गिरफ्तारी के बाद कल्याणी ने 27 जुलाई को जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसके तुरंत बाद निचली अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सीबीआई का मामला है कि कल्याणी और सिप्पी एक करीबी रिश्ते में थे और वे उससे शादी करना चाहती थी। हालांकि जब सिद्धू को परिवार ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो उसने कथित तौर पर उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें उसके माता पिता और दोस्तों को लीक कर दी, जिससे उसके परिवार को शर्मिंदगी हुई। उसकी तस्वीरें लीक होने और उसके प्रस्ताव को ठुकराने से नाराज होने के कारण उसने उसकी हत्या में भूमिका निभाई। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कल्याणी वह महिला है जो सिप्पी के हत्यारे के साथ थी। सीबीआई का ये मामला है कि कल्याणी ने सिप्पी को उससे पार्क में मिलने के लिए मजबूर किया, जहां वह एक अज्ञात हमलावर के साथ मौजूद थी और यहां उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक 12 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की तरफ से दायर उस रिट याचिका को अनुमति दे दी, जिसमें उसने अपनी 23 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करवाने की अनुमति मांगी थी। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जस्टिस अट्टाउर रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने मेडिकल विशेषज्ञों को न्याय के हित में गर्भावस्था को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि जब मामला 8 सितंबर 2022 को सुनवाई के लिए आया था, तब कोर्ट ने पीड़िता की जांच करने और गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन पर विचार करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया था। बोर्ड की रिपोर्ट और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पीड़िता की 23 सप्ताह की गर्भावस्था है, न्यायालय ने गर्भपात की अनुमति दे दी और निम्नलिखित आदेश पारित किया। अदालत ने मेडिकल बोर्ड को गर्भपात से पहले पीड़िता के पिता की आवश्यक सहमति लेने की अनुमति भी दे दी है। अदालत ने आगे आदेश दिया है कि भ्रूण और ऊतकों को फोरेंसिक विश्लेषण और मुकदमे में सबूत के तौर पर उपयोग करने के लिए संरक्षित किया जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को 2022 को होगी। अप्रैल 2022 में लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। हालांकि डर के कारण उसने घटना के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद अगस्त 2022 में उसने आखिरकार अपने माता पिता को पूरी कहानी सुनाई और इस तरह एक एफआईआर दर्ज करवाई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के पिता ने हाईकोर्ट में वर्तमान रिट याचिका दायर करते हुए अपनी बेटी की अवांछित गर्भावस्था को समाप्त करवाने की अनुमति मांगी थी। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.